बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। सियासत की जोड़ तोड़ अपने उरूज पर है, लेकिन एहतजाज का शोर भी है जो हमें सड़कों पर दिखाई दे रहा है, कभी धरनों में तब्दील हो जाता है, लेकिन ये एहतजाज का सिलसिला ऐसा लगता है कि रुकने वाला नहीं है। आज एक और असेंबली यानी कि सिंध असेंबली का इजलास था और ज़ाहिर है रिवायती तौर पर तकरीबन 40 मिनट की उसमें भी ताख़ीर हुई और उस ताख़ीर के बाद तमाम अरकान सिंध असेंबली ने हलफ उठाया आज। लेकिन इस हलफ बर्दारी से पहले या हलफ की जो तकरीब थी उससे बहुत पहले हमने देखा कि कराची की सड़कों, सिंध की सड़कों, टोल प्लाजा से लेकर कराची का शारा फैसल, कारसाज, इससे मुतसिल पूरा रेड जोन, ऐसा लग रहा था कंटेनर्स का कोई पूरा एक जाल जो है वो शहर में उतर आया। मैं सिर्फ कराची की इस वक्त बात कर रही हूँ और टोल प्लाजा से भी मुझे खबरें मौसूल हुई कि बैक टू बैक जो है वहाँ पर सारी जगहों पर कंटेनर्स लगे हुए हैं। आने जाने का जो रास्ता है, जो आमद-ओ-रफ्त है, वो मुकम्मल तौर पर बंद है। तो ज़ाहिर है सारे तनाजुर में फिर ये पता लगाया गया कि ज़ाहिर एहतजाज के लिए कॉल दी थी GDA ने, JUIFA ने और फिर ज़ाहिर जमात इस्लामी ने। तो ये तमाम लोग तो सड़कों पर थे, लेकिन सिंध में इन्हीं के इत्तेहादी एक और सियासी जमात है, वो है MKM पाकिस्तान। वो कहाँ थे? वो लोग सिंध असेंबली में थे और वो सारे सिंध असेंबली में थे और वहाँ पर ज़ाहिर हलफ उठा रहे थे। लेकिन इस सारी कार्रवाई के दौरान जो एक अहम तरीन सवाल उभर रहा है वो ये कि सियासत के ऐवानों में जाने वाले तो खुश हैं ही। अगर मैं सिंध असेंबली की बात कर लूँ, वो कहते हैं ठीक है जी, कंसेक्यूटिव हमें एक मरतबा फिर तारीख हम रकम करेंगे, सिंध को सर्व करेंगे। लेकिन अभी तक लगता ऐसा ये है कि अवाम के लिए हकीकत हाल यही है कि कोई भी सोच नहीं रहा, हालात को बेहतर बनाने की रविश जो है कोई भी अपनाने पर आमादा भी नहीं है शायद, और उसके लिए हालात भी पैदा नहीं किए जा रहे। अभी जब मैं और आप बात करें तो हेडलाइन में मैंने सुना कि जमात इस्लामी ने धरना दे रखा था कराची प्रेस क्लब के बाहर, बिल्कुल हमारे से मुतसिल इलाका ही है। तो पता चला कि अब वो धरना भी बहरहाल ख़त्म हो गया है। लेकिन इस सब में जो परेशान हुई है वो अवाम हुई है। लोग लंबे लंबे रूट्स लेकर अपने दफातर, अपने घरों तक पहुंचे हैं। तो ज़ाहिर अवाम को रुलाने का जो, चाहे वो अपोजिशन का फैसला हो, चाहे हुकूमती बेंचेस का हो, बहरहाल वो सिलसिला अपनी जगह जारी है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध असेंबली में एक मरतबा फिर इकट्ठा हुई है, बड़ा नंबर है उनके पास। लेकिन जो सिंध की सियासत है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डाइल्यूट किया जा सकता था या वो क्यों नहीं हुई, इसके लिए अपोजिशन की जमातें कहती हैं कि इन्होंने खुलेआम धांधली की है। कराची जैसी ज़ाहिर अगर हम बात करें शहर से 7 सीटों का लेना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक अचंभे से कम नहीं है। लेकिन इस वक्त मेरे साथ रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, कादिर मंदो-खेल साहब। इनकी सीट जो है उस पर खैर अभी तो मुझे ये भी पता चला है कि कादी हो गई है कादिर मंदो-खेल साहब के हवाले से, और कहा गया है कि जिस तरह से जिस रात इलेक्शन के अगले दिन, जिस तरह बल्कि उसी रात ये खबरें मौसूल हुई कि वहाँ गए और फिर डब्बों को उठा के फेंका भी गया और बाकी सारा कुछ भी था। अब जरा कादिर मंदो-खेल साहब से पूछ लेते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज अपोजिशन के लिए जो इंतजाम किया था कराची की सड़कों पर, ये आइंदा भी ऐसे ही इंतजाम रहेगा या नहीं रहेगा? कादिर मंदो-खेल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम सलाम। कादिर मंदो-खेल साहब, ज़ाहिर आपकी सीट तो आपके हाथ से चली गई है और अभी तक इसका फैसला तो सामने नहीं आ रहा है। ज़ाहिर मुस्तफ़ा कमाल साहब उस सीट से क्लियरली अपना मैंडेट ले चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आज जिस तरह का ग्राउंड हमने देखा, आपने अपोजिशन के लिए सजाया कराची की सतह पर, अगर मैं बात करूँ तो आइंदा भी फिर आपकी ऐसी हिकमत अमली होगी रोकने की इन तमाम तरह अपोजिशन के इत्तेहादियों को? बहुत शुक्रिया सना हाशमी साहबा। अगर आप मुस्तफ़ा कमाल को मैंडेट कहते हैं तो ऐसे मैंडेट पे मैं 1 लाख मरतबा लानत भेजता हूँ। ठीक हो गया, क्योंकि जिस तरह गुंडागर्दी, जिस तरह बदमाशी, जिस तरह माजी की याद उन्हें ताज़ा की है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और फिर दूसरी बात ये कि 25 से 30 हज़ार वोट आज भी मेरे पास है। ये मैं बार बार मीडिया के सामने ये पेश करता हूँ कि ये किसकी मुंह पे मारो, ये 25 से 30 हज़ार जो बैलेट पेपर है जिसमें स्टैंप लगे हुए पतंग के, और इलेक्शन कमीशन इस चीज़ की इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहा है कि आया ये बैलेट पेपर MKM ने जाली छपा है, अच्छा, या इनकी प्रेजाइडिंग अफसरान ने इसको बेचा है। और फिर जिस तरीके से वहाँ पे एक लाकामियत नजर आई है रेंजर्स और पुलिस के सामने, और आप उसको मैंडेट कहते हैं, तो बहरहाल ये ऐसी जाली कादिर मंदो-खेल साहब देखिए, अब आप मैंडेट, मैं इसलिए इसको मैंडेट कह रही हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 7 सीटें मिली ना, उसके लिए भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं अगर आप इसको मैंडेट कहते हैं तो यही तो ठप्पा माफिया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सर्व क्या किया जो उनको 7 सीटें मिल गई शहर से, तो फिर लोग ये भी बातें करते हैं ना। ठीक है, पहली बात तो ये है कि मेरी सीट पहले से मैंने सीट जीता हुआ था और पूरा पाकिस्तान को मैंने हराया था, और मुस्तफ़ा कमाल साहब को तो चौथे नंबर पे छोड़ा था मैंने।
दूसरी बात ये कि आप कह रहे पीपल्स पार्टी को सीटें कैसे मिली है। आपको पता है कि तारीख में पहली मर्तबा पाकिस्तान के 77 साल तारीख में मेयर कराची कैसे आया। आपको पता है कि यहाँ पे 100 से ज्यादा हमारे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन कैसे आए। आपको पता है कि जिस जिले से मेरा ताल्लुक है, जिला किमाड़ी, यहाँ तीनों टाउन पीपल्स पार्टी जीत चुके हैं। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी ने जो काम किया कराची में ये, और फिर हैदराबाद का मेयर हमारा है, तो ये सारी चीजें तो उस बात की मुंह बोलता सबूत है कि पीपल्स पार्टी ने सर्व किया है। एमक्यूएम ने दहशतगर्दी के अलावा, कत्लेआम के अलावा और मंदोखेल साहब, अभी तो सफर आपका काफी लंबा है। आप अभी से एमक्यूएम पाकिस्तान को ज़ाहिर मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। आपको अभी सदारत का वोट उनसे लेना है, ये आप लोग क्यों भूल रहे हैं? अगर आप ऐसी बातें करेंगे एमक्यूएम वालों के लिए तो फिर सदारत का वोट किधर जाएगा आपका? सदर आपने नहीं लेना। सना साहिबा, मैं एक चीज ये बता दूं कि 259 मजदूरों को जिंदा जलाने वाली पार्टी, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इल्जाम नहीं दे रहा हूँ, मुस्तफा कमाल साहब 2 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ये बात मान चुका है कि ये हमारे लोग हैं मुलजिमान। अहमद सिद्दीकी आज भी रिपोर्ट है दुबई में, इनके राते में, और फिर बाकी जो बोलो मोलो जो लोग नाम थे जिनको सजाया मौत हुई है, और मुस्तफा कमाल साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनको एक्सेप्ट किए कि हमारे लोग है। अगवा बरे ताबान, कत्ल, गारत, बत्तल लेना, ये एमक्यूएम का सिग्नेचर है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुस्तफा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहे। 33 हमारे जाले शहीद हुए, किसने किए? इन्हीं जमात ने किए, इन्हीं के लोगों ने किए। तो अब आप कहते हैं कि हमने वोट लेना है। बात यह है कि एमक्यूएम की हालात तो इस वक्त ऐसी है कि वो तो न 3 में न 13 में, इतना शर्म के मारे आंखें नीचे करके जो उनको 17 सीटें कराची हैदराबाद से दी गई है। अच्छा। तो आप मुझे बता दो, जो 25 से 30 हजार बैलेट पेपर मेरे हाथ में इस वक्त भी है, क्योंकि इस वक्त मैं ऑफिस में बैठा हूं, मेरे घर पे मौजूद है, मैं बार बार मीडिया को दिखा रहा हूं। जी। अब ये बताओ कि ये सवालिया निशान नहीं है? ये क्या एमक्यूएम के मुंह पे तमाचा नहीं है? एमक्यूएम के मुंह पे क्या तमाचा थे? वो तो इसी बेशर्मी का मुजाहरा तो पिछले 35 साल से करते आ रहे हैं मुख्तलिफ हुकूमतों में और डिक्टेटर के साथ मिलके। लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के लिए, क्या खुद चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के लिए सवालिया निशान नहीं है जिसने शफाफ इलेक्शन का वादा किया है? क्या इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और उनकी चेयरमैन क्या ये दिल पे हाथ रख के बता सकते हैं कि उन्होंने शफाफ इलेक्शन कराया? देखिए कादिर मंदोखेल साहब, देखिए अब वो वक्त नहीं है कि आप आवाम जो चीजें देख रही है उसका आप कोई और रुख उसको दिखाने की कोशिश करें तो वो देखना शुरू हो जाए। हकीकत ये है कि इस वक्त कोलिशन पार्टनर में आप जिस हुकूमत के लिए बनाने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के साथ, उसके इत्तेहादी एमक्यूएम पाकिस्तान है। और मैं आपसे तकरार से ये सवाल कर रही हूँ कि जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो सकती है आपकी नजर में, लेकिन आपको सदारत के उम्मीदवार जो कि आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, उनके लिए अगर वोट मांगना पड़ेगा तो उसके लिए एमक्यूएम की अहमियत आपको मालूम है कि क्या है? उनके नंबर ज्यादा हैं, तीसरी बड़ी जमात है। सना साहिबा 8 फरवरी से लेके आज तक मैंने सिस्टम को नंगा कर दिया पूरा। आप पूरे पाकिस्तान में दिखा दे कि किसी भी हल्के में धांधली तो हुई है बहुत सारी जगहों पे, मगर जिस तरह मैंने सिस्टम को नंगा किया है एन 242 कराची को, तो ये तारीख याद रखेगी। और कि ये कादिर मंदोखेल साहब, मैं ये सवाल करना नहीं चाह रही थी, लेकिन क्योंकि अब आपने बात छेड़ दी है इसलिए मैं इस तरफ चली जाती हूँ। जिस रात आप दोबारा पोलिंग के अंदर गए रिटर्निंग ऑफिसर से मिलने के लिए, फॉर्म 45 के लिए, वहां पर आपने डब्बों को पैरों से मारा, दरवाजे तोड़ते हुए आप अंदर दाखिल हुए, गो के उस पर ज़ाहिर मुकदमा भी हो गया है। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या ये वोटर की तौहीन नहीं थी कि एक ऐसी शख्सियत जो कि MNA के लिए अपने आप को इलेक्टेड समझती है, उसकी उम्मीदवार है, वो अवाम के वोटों की तौहीन कर रही है वहां पर? ये अमल आपका जायज था? आपका ख्याल है? जी, ये आप कह रही है, ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है? सर मैं नहीं कह रही, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं तो आपसे सवाल, लोगों ने ये कहा। जी नहीं, लोगों को छोड़ दो, लोगों की 10 मुंह 10 बातें। ठीक है। जिस अदारे ने ये इलेक्शन कराया है, मुझे इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया, तब 15 फरवरी को मैं इस्लामाबाद में हाजिर हुआ था। वहां आरओ का, DRO का, इलेक्शन कमीशन का, प्रिजाइडिंग अफसर का बाकायदा रिप्लाई स्टेटमेंट आया कि न तो ऐसा कोई वाकया हुआ है, न कोई बैलेट पेपर टूटा है, न कोई बैलेट पेपर छीना है। अच्छा। और हमने स्मूथली ये ट्रांजैक्शन हमने चला के और हमने वोट गिनती भी कर ली, और बाकायदा MH स्कूल कहलाता है उसकी गिनती भी है। मैं तो पहले दिन से कह रहे थे कि एमक्यूएम इस चीज में बड़ी मास्टर है, ये एडिटेड वीडियो है। और उसके बाद ये है 15 तारीख की बात, 16 तारीख को एमक्यूएम के लोगों ने प्रिजाइडिंग अफसर उसको स्कूल टीचर को उठा के थाने ले गए और वहां मेरे खिलाफ FIR कटाए। वो इस वजह से
कि मेरी 9 तारीख को न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर साहब का लेटर मौजूद जी, है। वो मुझे मालूम है, वो मुझे मालूम है के सामने। हाँ, लेकिन कादिर आपको मंदोखेल मालूम है साहब तो ये जरा कि मेरे एफआईआर न काटा और इनके एफआईआर एक हफ्ते के बाद काटा गया, जबकि मैंने इन टाइम दरखास्त दी थी सारे सबूत के साथ। आपने वो खवातीन वीडियो देखा होगा जो जबरदस्ती एमक्यूएम का बेज लगा के वोट डाल रहे हैं। आपने वो देखा होगा हमारी जालों ने जो एमक्यूएम के लोगों से वोट छीना गया, जिससे जो मेरे पास 25 से 30 हजार है। ये सारे सबूत के बावजूद मैं एफआईआर के लिए दरपदर की ठोकरें खा रहा हूं। मैं अदालत से रजू कर चुका हूं और इसके अलावा देखें कादिर मंदोखेल साहब, ये तो कानूनी अमल है और आप इसके बड़े जाहिर है जानीदा आदमी हैं, आप कानून मुझसे बेहतर जानते हैं, खुद आपको इस सारे प्रोसेस का पता भी है। लेकिन असल हकीकत यह है कि जिस सियासत के नाम पर आप अवाम की खिदमत करना चाहते हैं, वो अवाम आज कराची की सड़कों पर रुली है, परेशान हुई है। ऑपोजिशन की जमातें सड़कों पर थी, उनके लोगों को पकड़ धकड़ भी हुई है, गिरफ्तारियां भी डाली गई हैं जीडीए के कुछ लोगों की, और मुझे दीगर और जमातों के बारे में भी मालूम हुआ। अब ये मुझे बताएं कि क्या फॉर्मूला होगा। देखें, आपने अपनी ऑपोजिशन को एंगेज तो करना है, उनसे बात तो करनी है, या फिर आप यही कार्रवाई होगी कि वो सड़कों पर निकलेंगे, आप गिरफ्तारियां डालेंगे और चल सो चल। आप मुझे बता दें कि इलेक्शन जिस तरह से भी हुआ, चाहे वो हम पर इल्जाम हो या हमने किसी और पर इल्जाम किया है, क्या हमने एक पत्थर तोड़ा है? क्या हमने एक शीशा तोड़ा है? आप मुझे बता दो, अपोजिशन के पास जो ये सारे टांगा पार्टी हैं, जो पहले भी 2018 में भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ ये एहतियात बन के टोटल 3 सीटें उसने हासिल की, 3 में से 2 हमारे पास आ गए। मेयर बरादरान की बात कर रहा हूं। आप मुझे बता दो कि आज हल्फ ले रहे थे, चाहे एमक्यूएम के लोग थे, चाहे पीपल्स पार्टी के थे, या खुद जेडीए या जमात इस्लामी के थे, तो उस लिहाज से उन्होंने जाके सिंध असेंबली पे हमला करने की कोशिश की है। तो आप मुझे बता दें कि कानून हरकत में नहीं आएगा। क्या आप ये बताओ कि उनको न रोका जाए? लेकिन मैं ये सवाल, आपने खुद ही सवाल उठा लिए, क्या ये कराची के लोगों को सजा नहीं है कि आपने सुबह से जो है ना सारे रोड ब्लॉक कर दिए, धरना दे दिए? आपके पास एक जमहूरी रास्ता है, आप इस असेंबली में आ जाते, जो भी 2-4 आपके एमपीए थे तो आप वहां एहतजाज करते। अच्छा। लेकिन कराची के शोरूम के साथ माजी में भी आपने इसी तरह का किया और आज एक मरतबा फिर आपने कराची के शहरों को जीना आराम कर दिए। तो क्या आप इसको जमहूरी कल्चर कहते हैं? यकीनन एहतजाज हर किसी का हक है। मंदोखेल साहब, ये साइंस क्या? देखिए, आप बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर है मैं जब एमकेएम के लोगों से, अभी डॉक्टर फारूक सत्तार से भी मैं बात करती हूँ, लेकिन ये एक तनकीद की जाती है आप पर कि जो रिजल्ट्स आए इंतखाबी अमल के दौरान 8 फरवरी का, जैसे जैसे रात के शाम 6 बजे के बाद रिजल्ट अनाउंस होना शुरू है, तो सारे इंटीरियर के रिजल्ट्स हुए हैं वो बड़े आराम से आना शुरू हो गए। ये बात जीडीए भी कह रही है, बाकी सारी जमातें भी कह रही हैं। ये क्या फॉर्मूला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कि वो इंटीरियर की सीटों के ऊपर खटाखट जो है वो फॉर्म 45 भी बन जाता है और वहां के रिजल्ट्स भी आ जाते हैं, बाकी जगहों के होल्ड हो जाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहिएगा? इस पर देखिए, ये इंटीरियर तो बहुत सारे लोगों को चुभता है। मैं इंटीरियर नहीं कहता हूँ, पूरा सिंध है, सिंध का हर जिला सिंध है, कराची समेत। आप मुझे बता दो, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मध्य मुकाबिल जमीयत के सोमरो साहब थे, राशिद सोमरो साहब, उन्होंने 35,000 वोट लिए हैं और बिलावल भुट्टो साहब ने 1,35,000 लिए हैं। आप मुझे बता दो, इन वोटों को आप कहाँ रोकोगे, कैसे रोकोगे? और फिर इसी तरह बाकी जिलों का जो हाल है, हमने सेंचुरी से क्रॉस कर दी। 114 एमपीए इस वक्त हमारे सिंध में, जो माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ गए। आप मुझे बता दो कि फिर मैं अपने हल्के की अगर बात करूं, NA 242 में हमारा रिजल्ट क्यों रोका गया? वैसे तो ये एमक्यूएम के लोग जो ना, आप बड़े भोले हैं कादिर मंदोखेल साहब, आप बड़े भोले हैं। आप जरा ये तो देखते हैं कि वो हल्का कौन सा है, वहां पे कैंडिडेट कौन उतरा है, उसकी क्या लेगेसी चल रही है, और वो कहां से आजकल माजी में भी और हाल में भी। ये वही कैंडिडेट है, सुन ले, ये वही कैंडिडेट है जिसने कहा अल्ताफ हुसैन दहशतगर्द है। ये वही कैंडिडेट है एमक्यूएम तो आज भी कहते हैं। खालिद बिन, सुन ले मेरे जवाब सुन ले। ये वही कैंडिडेट है जिसने कहा खालिद मकबूल सिद्दीकी राव का एजेंट है। अच्छा। ये वही कैंडिडेट है जिसने कहा महाजर नाम दफन करने आओ। ये वही कैंडिडेट है जिसने ये कहा कि बता अगवा तावान ये सिग्नेचर है हमारा। तो आप मुझे बता दो वो किस मुंह से खड़ा हो गया और किस मुंह से अगलों ने इसको टिकट दी है। लेकिन इसको ये नहीं पता कि 2 साल पहले इसी कैंडिडेट को मैंने 4थे नंबर पे भेजा था। लेकिन वो उस वक्त उनकी एक छोटी सी, लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, जब आपने उनको 4थे नंबर पे पहुंचाया था ना, तो उस वक्त वो एक पार्टी के सरबराह थे जो कि नौजायदा पार्टी थी, जो जाहिर है सबको पता था कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी और इसका एक मर्जर होना है, वो हो गया। बहरहाल एमक्यूएम का एक वोट बैंक उस इलाके में और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में माजी में रहा है। आप इसको एग्री करेंगे? मेरा वो
1 या 2 यूसी में, वो भी आधे में, यूसी 6 में, यूसी 9 के भी आधे में। ओके। यहाँ 16 यूनियन कौंसिल है, 16 यूनियन कौंसिल है। आप मुझे बता दो, यही मुस्तफा कमाल साहब था, पूरे पीडीएम था, 2 साल पहले मैंने चौथे नंबर पे नहीं भेजा उसको। आप मुझे बताओ अभी उनके वोट कहां से आ गया? कादिर मंदोखेल साहब, देखिए अब ये मामला तो हो गया ना, ये तो अब आप समझे चैप्टर क्लोज है, अब आप लड़ते रहे अदालतों में बैठकर और बातें करते रहे इस पर। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की अदालतों से, इलेक्शन कमीशन से, तो यही मैं समझूं कि दुनिया में 139 नंबर पे तो सिस्टम तो मैं क्लोज ही कहूंगा, लेकिन मेरे जमहूरी हक तो है कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं। मैं सिस्टम को नंगा किया, मैंने लिख ले बात बार बार, मैंने पाकिस्तान की इस इलेक्टोरल सिस्टम को नंगा किए। जितने मैंने धांधली पकड़ी गई है, जितने मैंने इंकशाफात कराए, जितने मैंने एट द स्पॉट किए, और आज भी 25 से 30 हजार वोट मेरे हाथ में है। मैं किसकी मुंह पे मारूं ये सारे वोट? ये हो गया कादिर मंदोखेल साहब, आप अपना केस बिल्कुल जायज तरीके से लड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें मौका दिया और हम आपसे सवाल कर सके। कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि इस सीट के ऊपर एमक्यूएम और बिलखुसूस वो मुस्तफा कमाल साहब को कह रहे हैं कि वो अपने आप को इलेक्ट होकर समझते हैं, जबकि उनका इल्ज़ाम यह है कि यहाँ पर खुलेआम धांधली की गई है, जिसके उनके पास सबूत भी मौजूद है और उस पर वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जरा एमक्यूएम पाकिस्तान से बात करते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से, और उनसे पूछते हैं कि अब एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हेड ऑन ले रही है, लेकिन सदारत की जब बात आएगी और सदर का जब जाहिर है पूरी तरह से इंतखाबी अमल होगा, तो उस वक्त एमक्यूएम पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि ज़रा एमक्यूएम पाकिस्तान से बात करते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार सीनियर डिप्टी कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि हालिया मुलाकातों का नतीजा क्या निकला और आइंदा की जो सियासत है उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान अपने आप को कहाँ देख रही है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब, कल आपकी ज़ाहिर है आप लाहौर में थे और कल भी हमारा आपसे वादा था कि आप टाइम देंगे, लेकिन आप बहुत बिजी थे मीटिंग्स में। एक तो मीटिंग थी आपकी मुस्लिम लीग नवाज के साथ, दूसरी मीटिंग थी आपकी चौधरी बिरादरान के चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ। ये फरमाएं कि मीटिंग्स में क्या मामलात पर गुफ्तगू हुई और क्या क्या चीजें जो हैं वो तय हो गई हैं और क्या क्या बाकी रह गई हैं? कल की मुलाकात पहले की मुलाकातों से निस्बतन बेहतर थी ना। अच्छा। क्योंकि कल जो गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, उसमें ये हमें एतमाद मिला कि भाई अगर पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के नंबर पूरे हैं और वो दोनों मिलकर हुकूमत बना सकते हैं, तो मैंने कहा कि फिर अगर हमारे विजन की आपको जरूरत नहीं और आप दोनों काफी अकेले, तो आप आगे बढ़ें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि अगर पीपल्स पार्टी आपको डिक्टेट करे किसी बात पे, तो आप अपना ताल्लुक हमसे उस डिक्टेशन के ज़ेरे छाया बनाए ना। ये नहीं होगा। हमारे साथ आपका एक ताल्लुक होगा तो खुला होगा, और ये आखिरी मौका है। हम तीनों निस्बतन अब पुरानी जमातें हो गए और लोग हमें रिवायती जमात के तौर पे ट्रीट करने लगे हैं। तो अब अगर अल्लाह ने ये मौका दिया है तो हमें लोगों को डिलीवर करना है, और कराची की अहमियत को हर कौमी पॉलिसी में आपको तरजीह देनी है, और कराची के जो माशी तरक्की, माशी बहाली और माशी इस्तेहकाम में किरदार है, उसको दिल से तस्लीम करके उसको अपनाना, बचाना और बनाना है। और अगर एक बार आपने कराची को अपना लिया, बचा लिया, बना लिया ना, तो समझ लें कि आपने पाकिस्तान की इससे बड़ी और कोई खिदमत होनी चाहिए। तो हम ये सारा इन चीज़ों, और इसीलिए मकामी हुकूमत को और बल्दियाती निज़ाम को आपको मजबूत और मुस्तहकम बनाना है, और अगर नीचे जिम्मेदारियां हैं तो इख्तियारात भी निचली सतह पर देने हैं। और कराची में चूँकि पिछला बल्दियाती इंतखाब खाली खुली हुआ, एक मेन जमात जिसको 15 सीटें कौमी असम्बली में आज मिल रही हैं और जिसका मेयर है उसको 7 सीटें कौमी असम्बली में मिल रही है, तो ये फर्क साफ जाहिर है। तो अगर ये फर्क साफ जाहिर है तो ये भी तय करें कि कराची की तामीर और तरक्की में एक 66% मैंडेट रखने वाली जो जमात है, जिसके 15 सीटें और जिसके 7 हैं वो, और जिसके 5% के मैंडेट पर मेयर आया हुआ, तो उसके साथ हम मुश्तरका तौर पे कैसे कराची को ऑन करेंगे और चलाएंगे, ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। अगर कराची को आपने
सिर्फ वहाँ के वडेरों जागीरदारों के रहमो करम पे छोड़ दिया तो ये मुनासिब नहीं होगा। मतलब इस तरह की बातें भी जरूरी थी ना। और फिर इसमें जाहिर है कि वजारतें तो देखें, अगर रैपर सही हो ना और प्रीएम्बल सही हो कि आपकी नीयत और आपका मकसद अगर सही हो कि हाँ इक़्तिदार नीचे मुंतकिल हो, इख्तियारात और वसाइल नीचे मुंतकिल हो और सूबे की मोहताजी ना हो किसी मेयर को, किसी और मेयर भी बाकी नुमाइंदा जमातों के साथ मिल के एक इश्तराकियत के साथ उस शहर की तामीर और तरक्की के अमल को आगे बढ़ाए ताकि क्रेडिट की लड़ाई और झगड़ा ना हो। और एक शहर जो कि आला साल से महरूम, मजलूम, महकूम, तो उसे सांस लेने का मौका तो देना। उसके ऊपर पूरे मुल्क की एक बड़ी आबादी चढ़ी हुई है शहर के ऊपर, उसको सांस लेने की ठीक हो गया डॉक्टर साहब। हमारा तो फोकस हमारा विजन है, हम विजन के साथ बात करते हैं। ठीक हो गया डॉक्टर साहब। मैं ज़ाहिर है जब आपने अभी खुद ही वजारतों की बात की, आपके पास आईटी रही है, माजी में पोर्ट एंड शिपिंग रही है, फिर दीगर वजारतों पर भी आपका ज़ाहिर है हाथ रहा, लेकिन इस दफ़ा सुना है आप बड़ी वजारतों में जिसे कहते हैं मोल भाव भी कर रहे हैं शायद, लेकिन इस दफ़ा तो काबीना पूरी खाली होगी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो कहा है हमने वजारतें नहीं लेनी, तो आपको अकोमोडेट करना मुश्किल नहीं होगा आई थिंक मुस्लिम लीग नवाज के लिए? यहाँ तक भी ऑफर की है कि जिस तरह पीपल्स पार्टी बराह रास्त हुकूमत में शामिल होने से गुरेजा है, तो हम भी इसी तरह उनकी हुकूमत को चलाने के लिए वोट देते रहेंगे और वोट दे दें हम। हमें भी इस जिम्मेदारी से जो है वो थोड़ा सा अलग ही रखा जाए, लेकिन हर वजारत कौमी पॉलिसी, फैसला साजी, जो आईनी तरमीमी बिल है हमारा, और फिर कराची के लिए और हैदराबाद और लाड़काना नवाबशाह के लिए भी और रावलपिंडी, मुल्तान, भालपुर के लिए भी, सारे कोयटा, विशाल, इनके लिए कोई अच्छे इन्हें तरक्की का इंजन बनाए। तो हम तो ऐसी चीज़ों में आपके साथ जहाँ जहाँ कहेंगे आपके साथ बैठेंगे और हम अपने विजन को जो है आपके साथ मिला के इस मुल्क को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, तो वजारतें हमारे लिए उसकी वो अहमियत नहीं कि कौन, हमने कहा वो आप अगर कहाँ समझते हैं हमारा क्या रोल है, पहले आप बताएं, फिर हम अपने कार्ड शो करेंगे। हमने अपने कार्ड भी शो नहीं किए, कार्ड शोज नहीं किए अभी तक, लेकिन आज आपने ये शो कर दिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब कि जो आपने इत्तेहाद बनाया था इधर सिंध में GDA के साथ बनाया था, फिर जाहिर है उसमें JUFA के साथ साथ दीगर और जमातें भी मिलना शुरू हो गई, PTI वाले भी आ गए, फिर जमात इस्लामी वाले भी आ गए, आज ये सारे सड़कों पर थे और आप लोग असेंबली में थे। आपने धोखा दिया इन सारे लोगों को सिंध में? मेरे ख्याल में उन इत्तेहादियों की तरफ से MKM के खिलाफ और MKM के ऊपर तो कोई इल्जाम नहीं आ रहा। MKM के लिए तो मसला ये है कि जमात इस्लामी और PTI ही काफ़ी है, जो कि बात भी दुरुस्त है कि हमारे वोट बैंक में जो हमारा रिवायती वोट बैंक है उसमें अगर हमारा कोई कंपटीशन है थोड़ा बहुत तो वो इन्हीं दो जमातों से है ना। पीपल्स पार्टी तो 7 सीटें जो ले गई है तो वो तो ले गई है, जाहिर है वो उसने 15 साल जो अपना एक इन्फ्लुएंस कायम किया यहाँ की इंतजामिया में, यहाँ के मुख्तलिफ महकमा जात में, और तो वो जाहिर कि वो उसका असर तो कहीं ना कहीं तो नजर आना था, तो वो है और इसीलिए वो अपना जबरदस्ती मेयर भी ले आए। वो सारी बातें आपके सामने है ना। तो अब इनका हमसे गिला नहीं है GDA का या JUI का, इनका गिला जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बुनियादी तौर पे या जो भी जिलाई और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे इंतजामिया उनसे है ना। तो उसमें जाहिर है कि यही गिला 2018 में बड़ी शिद्दत के साथ हमारा भी था। डॉक्टर साहब ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाह रही हूँ ना कि इसका मकसद ये हुआ कि आपने सिंध में ऑपोजिशन जो हो रही है उसमें अपना हिस्सा नहीं डाला। आपने कहा कि सड़कों पर जो हो रहा है वो होता रहे, आप अपनी लड़ाई लड़ते रहे, इसमें आपका कोई हिस्सा नहीं था ऑपोजिशन का सिंध में? नहीं, देखिए हम इलेक्शन कमीशन में जब जाते हैं उनसे मिलते हैं ना, तो खालिद भाई जैसे कल गए थे वो किसी और चीज के लिए वहाँ बुलाए गए थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर कहा कि भाई ये इनकी शिकायतों का इजाला करें, GDA की शिकायतें उनका इजाला करें, जो JUI की शिकायतें उनका इजाला करें, और PTI की शिकायतों का भी इजाला होना चाहिए। जो पाकिस्तान में इंतखाबी कवानीन है, कवायद जवाबित हैं और जो तरीके रहे हैं वो पूरा उनको वो सारे ऑप्शन करने का मौका मिले। उन्हें कहीं पर ये शायबा ना हो कि उन्हें उनके इस बुनियादी हक से महरूम रखा जा रहा है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं सहूलत दीजिए, उनको पूरा सुना जाए। तो वहाँ हमने जाके यही बात की इलेक्शन कमीशन में भी।
ओके ओके डॉक्टर साहब, ये फरमाए ना फिर कि अब तो ज़ाहिर मामला आगे आगे बढ़ रहे हैं, फिर अब सदर का इंतखाब भी होना है। अभी मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से भी बात करी थी। आप बताइए कि फिर आप सदर तो मुंतखब करवा रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब को, आपका वोट जाएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्योंकि आप इत्तेहादी हैं वफाक में नून लीग के और वो इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी की? ख्याल में वो मरला मौका जब आएगा तो हम देखेंगे। और इसमें भी हमने PMLN से कहा है कि देखें, लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये दिखाने की बात तो है, आप वोट दे रहे हैं, मुझे ये बता दें पहले, वोट देंगे आप या नहीं? नहीं देखें, इसमें भी उनसे हमने कहा कि देखें इसमें कोई आप हमारे उनके दरमियान कोई पोस्ट ऑफिस तो है नहीं कि हम सब सियासी जमातें हैं और जिस जमात को जिसके वोट की जरूरत है वो जाहिर है कि जमात उस जमात से रुजू करेगी। ऐसा तो नहीं है कि हम रुजू करेगी का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? रुजू क्या मतलब है? इसका मकसद मुझे जो समझ आया आपकी बात से, आप चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुफका, उनके तमाम तर लोग बहादराबाद आपके मरकज आएँ और आपसे कहें कि हमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब को सदर बनवाना है, आपके वोट दरकार हैं, तो फिर ही MKM पाकिस्तान कुछ बात करेगी? देखें, मेरा किसी से भी इख्तलाफ कितना ही संगीन कितना ही शदीद इख्तलाफ हो मेरा, लेकिन किसी के सियासी वजूद से चाहे वो मतलब है कि उसमें एक जबर भी शामिल हो, उसमें एक नाइंसाफी भी शामिल हो और 15 सालों की बदतरीन करप्ट तरीन हुक्मरानी हो, उसका जोर उसका जबर भी शामिल हो, उसके बावजूद भी बहरहाल अगर कोई मुतबादिल इस वक्त सियासी कुव्वत अवेलेबल नहीं है जो पूरी तरह से पीपल्स पार्टी को दही सिंध में एक्सपोज करे और वहां से बहरहाल उनको वोट भी मिलते हैं, बाकी उस पर वो जितने यानी उनका रिजल्ट अगर रात को आ जाता है, बाकी लोगों की जमातों का रिजल्ट सुबह आता है या दोपहर को आता है अगले दिन, तो ये भी सोचने वाली बात है कि अंदरूनी सिंध से रिजल्ट कैसे जल्दी आ जाते हैं। मैंने पूछा था अभी कादिर बंदों के हिसाब से ये सवाल, 1.5 लाख वोट की काउंटिंग कैसे हो जाती है? तो ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी इन सारी चीजों पर तवज्जो देनी है कि वहाँ की मॉनिटरिंग किस कदर जो है वो, ये सारी बातें मैंने सवाल जिम्नी उठा लिए, लेकिन उसके बावजूद भी इन सारी हकाइक के बावजूद भी जाहिर है कि अगर वो PMLN को उनकी जरूरत पड़ी और PMLN उनसे बात करे तो जिसको जिसकी जरूरत होगी उससे बात करेगी। मैं तो ठीक हो गया डॉक्टर साहब, यानी जिसको जिसकी जरूरत है वो उसके पास आए और फिर बात करे, और इसका सीधा सीधा मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट चाहिए तो बहादराबाद रुजू करे। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूँ डॉक्टर साहब, ये जो सूरत हाल है इसमें आपकी पूरी इलेक्शन मुहिम का जो मरकज था वो ये था कि ये 3 आईनी तरमीम कर दें और फिर हमसे जिसका वोट चाहिए वो ले लेना, जिसको वजीर आजम बनना है उसको वजीर आजम बना देंगे, जिसको सदर बनना है सदर बना देंगे। अब मुझे ये बताएं कि हमने माजी में देखा है कि मरदमशुमारी डिलिमिटेशन, आपने बड़ी आवाज इस पर उठाई और बड़े कहीं आखिर में जाकर इस पर काम होना शुरू हुआ, PTI के दौर से बात होना शुरू हुई थी, फिर वो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत आई, फिर वो PDM और न जाने क्या क्या। तो इस वक्त जो आपकी आईनी तरमीम है ये वजारतों से पहले आप ये चाहेंगे कि ये हो या फिर वजारतें मिल जाएंगी फिर उसके बाद ये मजीद पसे पुश चलता रहेगा ये मामला? देखिए, इतनी सालों की सियासत है, 35-40 साल की ना MKM की, तो उसमें जो सबसे बड़ा काम हमने किया वो अपनी रीयूनिफिकेशन थी कि एक चांस दिया मिडिल क्लास पाकिस्तान के लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, और एक पढ़े लिखे शहर जो माशी हब है, मरकज है, तरक्की का इंजन है, वहाँ हमने रीयूनिफिकेशन और उसके फौरन बाद आबादी ये जो मर्दमशुमारी उसको हमने निगरानी करके चोर को एक्सपोज करके अपनी लापता आबादी को बाजियाब करा के कराची का हिस्सा सिंध में बढ़ा के कौमी असम्बली की 3 सूबाई की सीटें बढ़वा के ये तो हमने डिलीवर कर दिया इलेक्शन से पहले ना। अब इलेक्शन में माशाल्लाह जो अल्लाह ने कामयाबी दी है इसको निभाने की तौफीक भी अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, हौसला दे। तो सबसे देखें ये फोरमोस्ट है जो भी बात होगी PMLN से आईनी तरमीम बिल के 3 नुकाते। देखिए बिल तो एक ही है ना, आर्टिकल 160 और आर्टिकल 140 में तरामीम है, असल में 2 बुनियादी तरामीम है ना, तो है 3 तरामीम लेकिन दोनों आइन की शिकों में है। और इसको PMLN में इसकी नीयत, इसके मकसद और इसकी स्पिरिट से पूरी तरह से मुत्तफिक है। और जब हमारा उनके ये सारा मामला तय हो जाएगा इंशाल्लाह इख्तियार में, इख्तियार में और वसाइल में मुनसिफाना तकसीम के साथ शराकत का। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं फॉरमोस्ट चीज है ना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। वक्त मेरे पास बहुत कल, डिप्टी कन्वीनर कह रहे हैं फॉरमोस्ट है हमारे लिए कि आईनी तरमीम हो। मजीद कुछ सियासी जमातों से बात करते हैं जो आज कराची में सिचुएशन देखने को मिली है इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और मैंने ब्रेक पे जाते हुए आपसे कहा कि ज़रा दीगर और जमातों से बात करते हैं और GDA से बात करना बहुत ज़रूरी है। कल हमने JUIFA का मौक़िफ़ भी आपके सामने रखा था। आज जो कुछ कराची की सड़कों पर हुआ उस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी जनरल GDA सफदर अब्बासी साहब। सफदर साहब, थैंक यू वेरी मच। सर, ये फरमाइएगा कि आज एहतजाज की कॉल थी सारे जो रास्ता मैंने कराची का देखा है, टोल प्लाजा के मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं वहाँ नहीं गई, लेकिन कराची की सड़कों को मैंने मॉनिटर किया क्योंकि बहुत सारे इलाके बंद थे, रास्ते मेन शाहर फैसल बिल्कुल ब्लॉक थी। तो ये सब ब्लॉक आप लोगों ने की या वो कंटेनर इंतजामिया की जानिब से लगे हुए थे? क्योंकि इस एहतजाज में लोग बहुत परेशान हुए, यानी आवाम बहुत परेशान हुई है। सफदर साहब देखिए, ये तकरीबन आज 8 फरवरी के बाद ये तकरीबन 15 दिन गुजरे और इसके अंदर GDA के भी, JUI के भी, जमात इस्लामी के भी, PTI के भी बहुत से एहतजाज हुए और किसी भी एहतजाज में एक पत्ता भी नहीं टूटा, न कहीं जो है ना कोई तोड़ फोड़ हुई। आज पहली दफ़ा जो है ना जो ये एहतजाज की कॉल थी, अगर उसको चलने देते तो मैं समझ 2-3 घंटे में एहतजाज खत्म हो जाता और हर कोई अपने घर को चला जाता। लेकिन आज जिस अंदाज में जो है ना इंतजामिया ने बिहेव किया और जिस अंदाज में उन्होंने कंटेनर रखे, चीज़ को बंद किया है और कल की जो इतनी शर्मंगेज किस्म की प्रेस रिलीज जो उन्होंने निकाली है अपने वज़ीर दाखिला साहब ने, मुझे तो समझ नहीं आई कि ब्रिगेडियर हारिस साहब एक इंतहाई सुलझे हुए इंसान थे। उनकी जो है बातें हम सुनते रहे टीवी के ऊपर लंबे अरसे तक। आज वो किस मुंह से जो है ना वो उन्होंने इस किस्म की हरकत की है कि जिसकी वजह से पूरी की पूरी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बदनामी हुई है और वो कंटेनर रख के आपने हर चीज़ बंद की, बच्चियों को, लड़कियों को जो है सड़कों पर घसीटा गया है, लाठी चार्ज हुआ है उनके ऊपर। मैं ये पूछना चाहती थी सफदर अब्बासी साहब, वो फुटेज भी दिखा दें जिसमें खवातीन को गिरफ्तारियां डाली गई हैं। सफदर साहब, ये GDA की हैं या कौमी अवामी तहरीक के लोग भी आपके साथ थे? ये कौन खवातीन कारकुनान है जिनको इस तरह से घसीटा गया? कौमी अवामी तहरीक GDA का कंपोनेंट पार्टी है। हज़रत पलीजो साहब उनके हेड हैं, वो GDA का हिस्सा है। जब से GDA बनी है 2018 से, 2017 से, तो वो कौमी अवामी तहरीक भी GDA की कंपोनेंट पार्टी है और उनकी खवातीन के साथ सिंधियानी तहरीक की जो लड़कियां थी उनके साथ जिस किस्म की बच्चियों के साथ वैशियाना जो तर्ज इख्तियार किया गया, तो ये गिरफ्तारियां ये अभी इनको रिलीज नहीं किया सफदर साहब? जी, रिलीज उनको किया और वो फिर रिलीज होने के बाद भी जो है वो धरने में आई और वहाँ पे प्रेस पर में हमारे साथ बैठी रही। What will be the next steps, डॉक्टर? नेक्स्ट क्या स्टेप है सफदर साहब? अब आगे क्या कीजिएगा? आइंदा दिनों में क्या पॉलिसी है? आगे तो एहतजाज तो जारी है। ये एक बोगस और रिग्ड इलेक्शन है जिसको कोई नहीं मान रहा। इंटरनेशनल लेवल पे आपकी जो एक चुप्पी हो चुकी है कि सारे प्रोविंसेस के अंदर इस जो आप बलूचिस्तान को ले लें, वहाँ पे जो है सारे के सारा निज़ाम नरम भरम है। पंजाब के अंदर जो है ना वो आप जिस तरह का बहुत वक्त कम रह गया वरना मैं आपसे मजीद गुफ्तगू करती जा रही। आइंदा आने वाले दिनों में आप लोगों का ये एहतजाज, ये सारा सिलसिला जारी रहेगा तो हम आपसे फॉलोअप भी लेते रहेंगे चीज़ों के लिए। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये मौक़िफ़ इसलिए लिया GDA का क्योंकि ज़रूरी था। आज जो कुछ कराची की सड़कों पर हुआ, लोगों में बड़ा तशवीश थी कि इस तरह से क्यों, जैसे अभी खुद सफदर अब्बासी साहब फरमा रहे थे कि जिस तरह से आज बिहेव किया शायद पुलिस ने वो ना करते तो एक एहतजाज होना था, वो होता और अपने मुकर्रर वक्त पर ख़त्म हो जाता। लेकिन बहरहाल जाते जाते ये देखना भी रह गया था शायद निगरान हुकूमत के लिए। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।